हे एवरीवन, वेलकम टू द नर्सेस रूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में, जिसे हम लोग एमआई या फिर हार्ट अटैक भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, कॉज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन दो वर्ड मायोकार्डियम और इन्फ्रैक्शन से मिलके बना है। मायोकार्डियम जो है हमारे हार्ट का मिडिल मस्कुलर लेयर है, जिसका मेन फंक्शन ब्लड को पंप करना होता है। और इन्फ्रैक्शन एक कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचता है और इसके कारण उन टिश्यूज़ का डेथ होने लगता है। तो सिंपली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अचानक से या फिर किसी भी कारण के वजह से हमारे हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन का ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है और हमारा मसल टिश्यू जो है हार्ट का वो डैमेज या फिर डेथ होने लग जाता है। अगर बात किया जाए कॉज का, तो इसका मेन 3 कॉजेज़ है। पहला है कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। अथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे कोरोनरी आर्टरी में प्लेक का डिपोजिशन होने लगता है, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से होता है और जिसके कारण हमारा ब्लड वेसल्स यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो है वो काफ़ी नैरो हो जाता है और हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। अगर थ्रोम्बोसिस की बात करें तो ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन को बोला जाता है, जो कि जब हमारे कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का डैमेज होता है तो वहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग होने लग जाता है, जिसे कि हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और एम्बोलिज्म किसी भी तरह का एक ब्लड क्लॉट या फिर एयर या फिर फैट मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारे बॉडी के किसी और पार्ट से हमारे कोरोनरी आर्टरी में पहुंच जाते हैं और ब्लड के सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे हार्ट का मसल्स में डैमेज पहुंचने लगता है और उसका डेथ भी होने लग जाता है। और इसके साथ ही कुछ और भी कारण हैं जिसे हम लोग रिस्क फैक्टर बोलते हैं, जिसके कारण से एमआई का कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग जो है एमआई का बहुत ही लीडिंग कॉज है। और साथ में हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी जो है हमारा एमआई का कंडीशन हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो ये कोरोनरी आर्टरीज़ में जो है प्लेक का डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण से जो है एमआई का कंडीशन डेवलप हो सकता है। डायबिटीज़ या फिर जेनेटिक कंडीशन हो, अगर किसी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन हार्ट डिजीज़ पास हो रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है एमआई का। साथ में ओबेसिटी या फिर सेडेटरी लाइफस्टाइल, अगर हमारा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत लो है तो इस कारण से भी एमआई का कंडीशन डेवलप हो सकता है। स्ट्रेस और एज भी बहुत ही लीडिंग फैक्टर है एमआई के। अगर हम लोग बात करें एमआई के टाइप्स के, तो इसके 2 टाइप हैं। एक है स्टेमी, दूसरा है एन स्टेमी। स्टेमी को हम लोग एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और इस कंडीशन में कोरोनरी आर्टरी में एक कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है और स्टेमी जो है एक ज़्यादा सीवियर फॉर्म है एमआई का। वहीं पे एन स्टेमी में जो है कंप्लीट नहीं ना हो करके बल्कि पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होता है और ये उतना एज़ कम्पेयर टू स्टेमी उतना ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, यानी कि डिजीज़ कैसे स्टार्ट हो रहा है और एंड तक क्या हो रहा है हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी में, तो सबसे पहले हमारे कोरोनरी आर्टरी में या तो प्लेक का डिपोजिशन हो रहा है या फिर किसी तरह के थ्रोम्बस के वजह से उसका नैरोइंग हो रहा है या फिर हो सकता है कि दोनों ही कंडीशन अवेलेबल हो। तो इन सारे कंडीशन में जो है ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जिसके कारण इस्कीमिया का कंडीशन डेवलप हो रहा है। और फिर हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो चुकी है तो हाइपोक्सिया भी डेवलप हो रहा है उसके बाद फिर
जब ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे हार्ट मसल्स पे अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो हमारा हार्ट टिश्यू जो है डैमेज होने लगेगा और डेड होने लगेगा, जिसे कि हम लोग नेक्रोसिस भी बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। एमआई के कंडीशन में पेशेंट को सबसे पहले चेस्ट पेन का कंडीशन देखने को मिलता है। चेस्ट पेन जिसे कि हम लोग एंजाइना भी बोलते हैं, इसमें काफ़ी स्क्वीजिंग या फिर प्रेशर वाली पेन हमारे पेशेंट को फील होगा। और जो ये पेन होता है ये मोस्टली लेफ़्ट आर्म से डेवलप होके हमारे जॉ तक जाता है और फिर उसके बाद जो है हमारे बैक ऑफ द बॉडी में भी जाता है, और ऐसे पेन को हम लोग रेफर्ड पेन भी बोलते हैं। इसके साथ ही पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर नौसिया और वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है, और किसी भी कार्डियक कंडीशन में स्वेटिंग जो है काफ़ी कॉमन सिम्टम होता है। इसके साथ ही पेशेंट में वीकनेस और एंजाइटी भी देखने को मिल सकती है। बात करें डायग्नोसिस की, तो सबसे पहला डायग्नोसिस होता है हम लोगों का हिस्ट्री कलेक्शन। हम लोग पहले पेशेंट से पूछते हैं कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा है। हो सकता है वो ज़्यादा वर्क नहीं करता हो, या फिर उससे पहले भी ब्लड प्रेशर का शिकायत रहा हो, या फिर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले से ही हाई चलता आ रहा हो। तो इन कारण से भी जो है उसमें एमआई का कंडीशन जनरेट हो सकता है। फिर हम लोग फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम लोग जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हम लोग को एक्सेसिव स्वेटिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है पेशेंट में। इसके अलावा ईसीजी भी ईसीजी जो कि एमआई का एक बहुत ही मेन डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं। साथ में ब्लड टेस्ट जैसे कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें कि हम लोग ब्लड में कितना लिपिड प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है पेशेंट में, ये देखते हैं। इसके अलावा कुछ कार्डियक बायो मार्कर्स होते हैं जैसे कि ट्रोपोनिन या फिर CKMB एंजाइम। जब ये दोनों एंजाइम हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि हो ना हो कहीं ना कहीं हमारे कार्डियक टिश्यू में किसी तरह का डैमेज हुआ हो, तो ये भी जो है एमआई के कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग ईको भी करते हैं। ईको जो है जनरली हमारे हार्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी है, जिसमें कि हम लोग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है हार्ट वॉल के चेक कर पाते हैं। इसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राफी भी की जाती है। कोरोनरी एंजियोग्राफी में मेनली एक रेडियो एक्टिव डाई को हमारे कोरोनरी आर्टरीज़ में जो है इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर उसका एक्सरे एग्जामिन किया जाता है, जिसमें कि हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन का लोकेशन और किस हद तक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या फिर कितना ब्लॉकेज हुआ है हमारा कोरोनरी आर्टरी में, ये हम लोग पता कर सकते हैं। अगर बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो हमारा मेन फोकस होता है कि जो ब्लड का फ्लो रुक गया है वो अच्छे से हो पाए, इस पे हमारा मेन फोकस होता है। तो इसलिए हम लोग पेशेंट को एंटीप्लेटलेट जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल भी देते हैं। इससे हमारा ब्लड जो है काफ़ी थिन हो जाता है और अच्छे से फ्लो हो पाता है। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट भी देते हैं सच एज हेपारिन और वारफेरिन, जिसका भी सेम फंक्शन है ब्लड को थिन करना और अच्छे से फ्लो होने में मदद करना। इसके अलावा हम लोग वेसोडायलेटर जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस भी जो है यूज़ करते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा डायलेट करता है और पेशेंट को जो चेस्ट पेन हो रहा है उस पर थोड़ा राहत पहुंचाता है। इसके अलावा हम लोग मॉर्फिन का भी यूज़ करते हैं, जो कि पेन भी रिड्यूस करता है और वेसोडाइलेशन प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को पहले से ही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहा हो तो हम लोग उसे मैनेज करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज मेडिकेशंस का भी यूज करते हैं। और फिर अगर इससे भी मैनेज नहीं हो पाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट में दो सबसे फेमस सर्जरी है, एक है CABG और दूसरा है एंजियोप्लास्टी। CABG में क्या होता है कि हमारे
ब्लड वेसल्स में जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है उसे बाईपास करके हम लोग मेन कोरोनरी आर्टरी को जोड़ देते हैं ताकि ब्लड का सप्लाई जो रुक गया है वो कंटिन्यू हो सके। जैसे इस केस में ब्लड का सप्लाई इस पोर्शन पे रुक गया है तो हम लोगों ने एक बाईपास वेसल्स लिया है और उसे मेन कोरोनरी आर्टरी से अटैच करके हम लोग उसे हार्ट के टिश्यू तक पहुंचा रहे हैं ताकि ब्लड का सप्लाई कंटिन्यूअस होता रहे। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी की भी यूज़ की जाती है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि हम लोग कोरोनरी आर्टरी में एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं जो कि नैरोइंग वाले कंडीशन में जाता है और वहाँ पे एक बलून को इन्फ्लेट कर देता है और बलून इन्फ्लेशन के बाद एक स्टेंट नाम का मेश होता है जो कि वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। एक्चुअली में जो ये स्टेंट है वो नैरोड ब्लड वेसल्स को थोड़ा डायलेट करता है ताकि ब्लड का प्रॉपर सप्लाई हो सके। इसके अलावा अगर हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट का बात करें तो एमआई के कंडीशन में हम लोग पेशेंट के रेगुलर ईसीजी मॉनिटर करते रहते हैं। मेडिकेशन जो है टाइमली देना पड़ता है पेशेंट के फैमिली को इमोशनल सपोर्ट भी देना होता है। पेशेंट को जो है हम लोग इनकरेज करते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कि अगर उसका लाइफ स्टाइल में सेडेटरी लाइफ स्टाइल है तो उसे थोड़ा वर्कआउट करने के लिए बोलेंगे। अगर वो स्मोकिंग करता है तो हम लोग स्मोकिंग बंद करने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि पेशेंट में कहीं किसी और तरह का कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हो रहा। थैंक यू।